यूट्यूब पे भेजे गए सवाल डिस्कस करते हैं। सलीम साफ़ी साहब, सर क्या ईरान जंग ने ट्रंप की मकबूलियत पर मनफी असर डाला है, ख़ास तौर पर आम अमरीकी अवाम में? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मनफी असर डाला है। और पहले तो अगर आलमी सतह पे देखें तो आलमी सतह पे भी उनका इमेज वो इतना ख़राब हुआ है कि उनको एक मस्खरापन के हामिल शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। और ख़ुद अमेरिका के अंदर जितनी मुखालफत माजी में भी जो अमेरिका ने जंगें की हैं तो उसकी कुछ ना कुछ मुखालफत होती रही, लेकिन इस जंग की जिस लेवल पे मुखालफत हो रही है कांग्रेस से, तो उन्होंने वैसे भी मंजूरी नहीं ली थी। तो जो डेमोक्रेट्स हैं वो डेमोक्रेट्स तो अपनी जगह पे मुखालिफ हैं, लेकिन जो रिपब्लिकन से भी बाज़ आवाज़ें आने लगी हैं और जो पब्लिक आवाम में जो सर्वेज़ हो रहे हैं तो उन सर्वेज़ में जंग भी इंतहाई गैर मकबूल है और डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में भी कमी आ रही है। थैंक यू साफ़ी साहब। शहजाद इकबाल साहब, आपसे पूछा जा रहा है हुकूमत की तजवीज़ से मुतल्लिक ये खबर आई है कि हुकूमत पेट्रोल की खपत कम करने के लिए डिजिटल राशनिंग सिस्टम लाना चाहती है। इसमें हर शहरी के लिए माहाना पेट्रोल का कोटा मुकर्रर किया जाएगा। आपका क्या ख्याल है, राय है, ऐसा निज़ाम मौसर होगा? अलीना, एक तो ये समझने की जरूरत है कि हुकूमत ये डिमांड कर्टेल क्यों करना चाह रही है, क्योंकि वैसे तो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ती है तो दो ऑप्शन होते हैं हुकूमत के पास, या मकामी मार्केट में भी कीमतें बढ़ा दे या उसको सब्सिडी देकर पूरा करे। लेकिन इस वक्त जो हुकूमत का मकसद है डिमांड कर्टेल करने का वो ये है ताकि हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो ज्यादा ना बढ़ जाए, क्योंकि ऑब्वियसली जब प्राइस बढ़ेगी तो आपका इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, तो उसको हम काउंटर ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी जो डिमांड है उसको कट करके। तो मेरे ख्याल से ये तरीका तो बिल्कुल ठीक है, डिमांड हमें कर्टेल करनी चाहिए। लेकिन ये जो तरीका हुकूमत डिजिटल राशनिंग का इस्तेमाल कर रही है, मुझे लगता है ये इतना वर्केबल नहीं है और इसकी तीन मेरे ख्याल से रीजंस हैं। एक तो ये कि हुकूमत कैसे डिसाइड करेगी कि किसको कितना आपने फ्यूल देना है। ये तो ऑब्वियसली इसका बहुत हद तक दारोमदार इस पे होगा कि आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं, वो कितना माइलेज देती है। किसी के पास पता चला कि महंगी गाड़ी हो लेकिन हाइब्रिड है तो उसको अच्छा खासा फ्यूल जो है बचत हो जाएगी। किसी के पास हो सकता है छोटी गाड़ी हो, पुरानी गाड़ी हो, लेकिन वो उसको इतना अच्छा माइलेज नहीं देती हो, तो हुकूमत कैसे डिसाइड करेगी? दूसरा ये कि हर किसी की जरूरत मुख्तलिफ होती है। मेरी अपनी टीम की मैं मिसाल जब सोच रहा था कि कोई शख्स 6 किलोमीटर दूर से आता है, कोई 20-25 किलोमीटर दूर से आता है, तो कैसे हुकूमत हर बंदे के शनाख्ती कार्ड पे या उसकी गाड़ी को देख के डिसाइड करेगी कि किसको कितनी जरूरत है? मेरे ख्याल से ये दूसरा बड़ा इशू आएगा। तीसरा, मैं तो उस वक्त से सुनता हुआ आ रहा हूं, मुझे तो नहीं पता था जब चीनी की भी राशनिंग होती थी कि कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केट क्रिएट हो जाती थी, और यहां पर भी ऐसा ही होगा। हो सकता है कि आपकी जो कंजम्पशन हो आपने उसको यूटिलाइज कर लिया हो, फिर पता चला है आप जिससे खरीदने जा रहे हैं वो 400 की बजाय आपको 500 रुपए का पेट्रोल बेचे। तो मुझे लगता है ये कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है, हुकूमत को इसमें नहीं पड़ना चाहिए। जो ज्यादा बेहतर सोल्यूशन है वो स्मार्ट लॉकडाउन का है, जो हमने करके देखा था। बाय स्मार्ट लॉकडाउन आई मीन कि वैसे ही एंड ऑफ द ये एकेडमिक सीजन है तो आप इसमें ऑनलाइन स्कूल्स कर दें। आप दफातर में जो है वो ऑनलाइन वर्क सिस्टम हम पहले भी अडॉप्ट कर चुके हैं, हमने तो 4-6 महीने इसको इस्तेमाल किया है। मेरे ख्याल से ये बेहतर ज्यादा होगा कि आप इस तरीके से आप डिमांड कर्टेल करने की कोशिश करें rather than digital rationing। एब्सोल्युटली। शहजाद, बट क्विकली मुझे बताएं, आपने जो ब्लैक मार्केट या ज़ख़ीरा अंदोज़ी वाली बात कर रहे थे, अभी 2 दिन पहले हमारे साथ खुर्रम शहजाद भी मौजूद थे, उनसे एग्जैक्टली यही सवाल किया मैंने। वो कहते हैं हमारा सारा सिस्टम अब ऑनलाइन है, जो आपके सेंटर्स हैं वो उनसे हमें पता है कि कितनी आपके पास वो है कितने स्टॉक्स हैं, कितने स्टॉक पॉइल्स मौजूद हैं और कितने कर रहे हैं और किस रेट पे कर रहे हैं। सो अब प्राइवेट एंटिटीज तो वैसे ही बड़ी कम हो गई हैं, राइट? क्या अभी भी आपको लगता है ब्लैक मार्केट का इसमें खदशा होगा? देखिए, जहां तक ये जखीरा अंदोजी की बात है, मेरे ख्याल से हुकूमत अगर अपना सिस्टम एफिशिएंटली मॉनिटर करे तो वो वहां से बिल्कुल रोक सकते हैं। दूसरा, मेरे ख्याल से ये जो अभी डिजिटल राशनिंग की बात हो रही है उसका एक मकसद भी यही होगा कि ऐसा ना हो कि अलीना जो है वो जखीरा अंदोजी कर ले या शहजाद कर ले, तो इस वजह से ये लेकर आ रहे हैं। लेकिन मेरा जो नुकता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं ये कह रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो ना कि बार्टर एक्सचेंज शुरू हो जाए कि जिसके पास लिमिट बच गई है वो पता चला 500-600 में बेच रहा हो किसी दूसरे को, अपने दोस्त को ही बेच रहा हो, किसी और को दे रहा हो। तो उस सिनेरियो से मेरे ख्याल से बचने के लिए आपको ओवरऑल एक ऐसा निजाम बनाना चाहिए जिसमें हुकूमत को इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज में पढ़ने की जरूरत ना हो कि किसके पास क्या गाड़ी है, कौन कितनी दूर से आ रहा है। इस सबको अवॉइड करने के लिए आई थिंक जो बेस्ट सिस्टम है वर्क फ्रॉम होम, स्कूल्स फ्रॉम होम कुछ अरसे के लिए अडॉप्ट करें और इसके बाद जब सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाए तो उसको आप खत्म कर दें। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, थैंक यू जी शहजाद। अभी देखते हैं मजीद इसकी डिटेल्स क्या उनके ज़्यादा किस तरह से इसमें सिस्टम को लागू किया जाएगा, क्या इसमें इंटीग्रिटीज़ हैं, वो तफसीलात अभी हमारे सामने नहीं आई हैं।
इरशाद भट्टी साहब की तरफ बढ़ते हैं। इरशाद भट्टी साहब, आपसे सवाल हो रहा है, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुतालबा किया है एक बार फिर के 28वीं तरमीम फौरी तौर पर लाई जाए और मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार किया जाए। सर सवाल ये है कि क्या MQM अपने मुतालबात मनवाने के लिए दबाव डाल सकती है? नहीं मैडम शेख, नहीं डाल सकती। उसकी कई वजूहात हैं, लेकिन 3 अहम वजूहात बता देता हूँ। पहली वजह, MQM इकट्ठी नहीं है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप है और मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप और एक और ग्रुप, एक पेज पर नहीं है MQM। दूसरा, उनका अवामी मैंडेट मशकूक है और जो वोट लेकर आते हैं, जो खुद जीत कर आते हैं, वो MQM खा 20 लोगों की हो, खा 15 लोगों की हो, खा 10 लोगों की हो, उन्होंने हमेशा किरदार अदा किया अपने भावताओं में। लेकिन ये यहाँ उनको भी पता है कि उनके पास कितना कुछ है और कितना उन्होंने आगे जाना है। तीसरी बात, ये 28वीं तरमीम या ये आगे बल्दियाती वाला या उसके आगे, ये तो बड़ी बातें हैं। ये इनके साथ क्या हुआ कामरान टसूरी साहब के मामले में? यानी कामरान टसूरी साहब की वालदा वेंटिलेटर पर अस्पताल में, बच्चे और फैमिली सऊदी अरब में, और ख़ुद वो इफ्तारियां कर रहे हैं और रात को उनका सामान बंधवा कर गवर्नर हाउस से उनको रुखसत कर दिया गया। तो ये तो इतना भी ना कर सके कि उनको बाइज्जत तौर पर फेयरवेल दिलवा कर वहाँ से निकलवाते, और इतना भी ना कर सके कि कोई मौसर एहतजाज ही कर लेते। तो ये सारी बयानात बाजियाँ हैं। MQM को पता है कि उनको भी खुद को भी पता है कि कराची में उनकी क्या सूरत हाल है और उनकी इस मुल्क की सियासत में क्या सूरत हाल है। तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई मुतालबा मनवा पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच इरशाद भट्टी साहब। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और रीमा उमर साहबा से सवाल करते हैं। रीमा, आपसे सवाल हो रहा है, अभी हम पहले सवाल में अफगानिस्तान से मुतालिक जैसे बात कर रहे थे, अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक प्रेस रिलीज सामने आई है जिस रिपोर्ट में कहा गया है कि आलमी अदालत इंसाफ का ये मौक़िफ़ सामने आया है कि किसी मुल्क में मुसल्लह ग्रोहों की मौजूदगी दूसरे मुल्क को दिफा का हक नहीं देती। आप इस प्रेस रिलीज़ की क्या अहमियत समझती हैं और ये जो रिपोर्ट सामने आई है इस पर आपकी राय, आलमी अदालत इंसाफ के मौक़िफ़ पर आपकी राय? जी लीना, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान TTP की तरफ से जो दहशतगर्दी है उसका बहुत बड़ा विक्टिम है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। और पाकिस्तान ने बहुत सी हजारों जानें गई हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वजह से, और कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान ने करना है इस मसले का हल तलाश करने के लिए। क्या वो हल अफगानिस्तान में स्ट्राइक्स है या नहीं, इस पे सवाल है, और ये मेरे पास मालूमात नहीं है कि स्ट्राइक्स के बगैर क्या पाकिस्तान मसले का हल कोई ढूंढ सकता था या नहीं। लेकिन कानून क्या कहता है, इस शो पे पहले भी मैंने बात की थी कि अगर कोई नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे कोई दहशतगर्द ग्रुप किसी और मुल्क की सरजमीन से आप पे अटैक करता है तो आप सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल करके उस मुल्क पे अटैक नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप दिखा सकें कि उस मुल्क की जो हुकूमत है, यहाँ जैसे तहरीक तालिबान अफगानिस्तान है, वो जो अटैक्स हैं वो उन पे एट्रीब्यूट होते हैं या वो उस दहशतगर्द ग्रुप को इफेक्टिवली कंट्रोल करते हैं, अगर आप ये साबित कर सकें तो फिर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं अपना राइट टू सेल्फ डिफेंस। अब मसला क्या है कि पाकिस्तान ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं अक्सर रिटेलिएशन, कि हम अफगानिस्तान पे हमला रिटेलिएशन में कर रहे हैं। सेल्फ डिफेंस कम पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। दूसरा, जब हमसे डोमेस्टिक ऑडियंसेस से बात होती है तो हमें यही बताया जाता है कि पाकिस्तान के पास सबूत हैं जो दिखाते हैं कि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान जो है उन पे आप एट्रीब्यूट कर सकते हो जो हमले पाकिस्तान पे होते हैं, और तहरीक तालिबान अफगानिस्तान TTP को कंट्रोल करती है उस हद तक कि पाकिस्तान राइट टू सेल्फ डिफेंस इस्तेमाल करके अफगान सरजमीन पे हमला कर सके। लेकिन ये बहुत तशवीश की बात है मेरे लिए कि बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान ये पोजीशन नहीं लेता और ना ही पाकिस्तान वो सबूत जो है वो सामने रखता है। अगर आप राइट टू सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल करके किसी और मुल्क पे यूज ऑफ फोर्स इस्तेमाल करते हो, आपको UN सिक्योरिटी काउंसिल में ये बताना होता है रिटन फॉर्म में। पाकिस्तान ने वो भी नहीं किया। अब ये इतना बड़ा एक कॉन्ट्रास्ट है। जब भारत के साथ पाकिस्तान की जंग थी, पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी कवानीन को सामने रखते हुए अपने फैसले किए। पाकिस्तान ने UN सिक्योरिटी काउंसिल में सेल्फ डिफेंस
अगेंस्ट जो पाकिस्तान ने एक्सरसाइज किया उसकी जो है रिटन फॉर्म में उसको भी सबमिट करवाया। लेकिन अफगानिस्तान की जंग में पाकिस्तान वो प्रिकॉशंस नहीं ले रहा, और मुझे दुख है ये कहते हुए कि दुनिया में पाकिस्तान का नैरेटिव नहीं माना जा रहा, पाकिस्तान का नैरेटिव कमजोर है। और दूसरी चीज अलीना, दुनिया में सिविलियन डेथ्स जब जंग की वजह से होती है उसको बहुत संजीदगी से लिया जाता है। मैं रियासतों की लेवल पे बात नहीं कर रही, लोगों की लेवल पे बात कर रही हूँ। तो पाकिस्तान ने ये जो जब भी रिपोर्ट्स आती हैं कि सिविलियन डेथ्स हुई हैं अफगानिस्तान में, मैं तो ये चाहती और चाहूंगी कि आगे जाके अगर सीज फायर खत्म होता है और पाकिस्तान फिर से जंग शुरू होती है, पहले तो इस पे नजरसानी की जरूरत है कि जंग की जरूरत है भी या नहीं, लेकिन अगर होती है तो ह्यूमैनिटी पाकिस्तान ना भूले। अगर कभी सिविलियन डेथ्स की बात आती है, पाकिस्तान खुद वॉलंटियर करे कि हम इंक्वायरी करवाएंगे, हम जो है अकाउंटेबिलिटी करेंगे, कि फिर दुनिया में भी पाकिस्तान की पोजीशन को सराहा जाएगा। अगर आप पहले कहेंगे कोई सिविलियन डेथ्स नहीं है या आप कहेंगे सिर्फ झूठ बोला जा रहा है, ये काफी नहीं है। आपको दिखाना है कि सिविलियन डेथ्स आपके लिए मैटर करती हैं, उसके लिए अगर आप इंक्वायरी करवा ले, इन्वेस्टिगेशन करवा ले, ये अच्छी एक आपकी जो लोगों की नजर में एक अच्छी मुस्बत एक आपकी रेप्यूटेशन, और जो पाकिस्तान का मौकिफ है उसको तकवीयत मिलेगी बेसिकली, क्योंकि पाकिस्तान ये कहता है कि उसके पास इसके सबूत भी हैं, तो वो सबूत पेश करें इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर ताकि पाकिस्तान का मुकदमा मजबूत हो। अच्छा, पाकिस्तान में तो आप लोगों को चुप करवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन दुनिया में अगर ये सवालात हैं उनके जवाब कैसे आप देंगे? सो मेरा ख्याल है पाकिस्तान वैसे इतना अच्छा कर रहा है डिप्लोमेसी के हवाले से, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, यहाँ आके मेरा ख्याल है कुछ कमजोरियां हैं जिनको बेहतर करने की जरूरत है। ठीक है, बिल्कुल यही पॉइंट। पाकिस्तान बार बार ये दावा करता है कि पाकिस्तान के पास सबूत मौजूद हैं, तो पाकिस्तान के मुकदमे को और मौक़िफ़ को ही तक़वियत मिलेगी अगर वो इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर भी वो सबूत पेश कर दे और अपना मौक़िफ़ सबूतों के साथ मजबूत और जामे तौर पर सामने रखे।